हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। गाइज, एसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी हमारे सामने देखने को मिल रही है। 5369 वैकेंसी, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने देखने को मिल रही है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में एसएससी के ये वैकेंसीज आई है। तो चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताता हूं कि इन वैकेंसीज में आप लोगों को किस किस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। नाउ सेकेंड पॉइंट, कि ये वैकेंसी को फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, इसका एग्जाम कैसा होगा, और इसके बाद इसके सारे प्रोसीजर क्या हैं, और इसके एग्जाम में क्या क्या पैटर्न होगा, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, और एक्सपीरियंस किसको जरूरत है किसको नहीं है, कौन ये फॉर्म फिलअप कर सकता है, इन सारी डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड, एसएससी में ना डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर एसएससी की ये टोटल वैकेंसीज आई हुई है। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये आपको मिलेगा कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल पे जाना है, एसएससी सर्च करना है। एसएससी सर्च करते ही आपको गूगल में सबसे पहला लिंक मिलेगा ssc.nic.in का, इसको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ आपको एक नोटिस दिखेगा 6 मार्च का नोटिस फॉर फेज 11 2023। यहां आपके सामने एक नोटिस ओपन हो जाएगा। इस नोटिस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। चलिए मैं आप लोगों को यह नोटिस पढ़ के बताता हूं कि क्या क्या और किस तरीके से आया है। मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी एसएससी ने अभी कर्मचारी चयन आयोग ने, एसएससी ने ये अभी अनाउंस किया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर फेज 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है ना। अभी आप अगर बात करेंगे, ये जो वैकेंसी ओपन हुई है इसका ऑनलाइन फॉर्म 6 मार्च से 27 मार्च तक के लिए ओपन है। यानी कि आप 6 तारीख से ये फॉर्म ओपन हो चुका है। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो एक बार फटाफट जाइए, इस वैकेंसीज को तुरंत जाकर देखिए और इसके बारे में पहले समझ लीजिए और तुरंत जाकर इसका फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और फॉर्म फिलअप करने का भी तरीका बहुत आसान है, मैं अभी आपको वो भी बताता हूँ। तो 6 तारीख से ये आ चुका है ये फॉर्म, 27 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 27 मार्च। तो 27 मार्च को कैलेंडर में मेंशन कर लीजिएगा, ये आखिरी डेट है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि इस दिन रात 11 बजे, ठीक है ना, रात 11 बजे आपका ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट। अगर आपको पेमेंट करना, आपको फॉर्म भरने का डेट 27 है, पेमेंट करने का डेट जस्ट एक दिन आगे, एक दिन एक्स्ट्रा डेट मिला है पेमेंट करने के लिए, दैट इज 28 मार्च। इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूं, कुछ बच्चे ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो वो ऑफलाइन चालान के माध्यम से जमा करेंगे। तो ऑफलाइन चालान का भी लास्ट डेट 28 तारीख ही है, यानी कि पेमेंट का लास्ट डेट 28 मार्च है। अब इसके आगे अगर मैं बात करना चाहूं, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम होती है वर्किंग आवर्स में, तो 29 तारीख तक के लिए वैलिड होगा, ठीक है ना। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अभी क्या होगा कि जैसे आपने फॉर्म फिलअप कर लिया 27 तक, ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी के फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गया, किसी के नेम में एरर हो गया, किसी के डेट ऑफ बर्थ में एरर हो गया, किसी के प्लेस में एरर हो गया, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी एरर हो सकता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपका कोई एरर हो गया फॉर्म में, तो उसके करेक्शन के लिए आपको 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक 2 दिन के लिए विंडो ओपन रहेगा। आप आराम से जाकर करेक्शन कर सकते। तो यार इतना आसान नहीं है कि आप एक बार फॉर्म भर दिए और उसके बाद करेक्शन करने जाओगे। तो मैं आपको बता दूं, फॉर्म सेम टू सेम एसएससी का पैटर्न है, यानी कि अगर आप 100 रुपए जैसे एसएससी का हर एक फॉर्म भरने के लिए देते हो, उसी तरीके से 100 रुपए आपको इस पे भी लगने वाला है। बट पॉइंट इज कि एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो जब ओपन होगा तो आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा जमा करने पड़ेंगे अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो इसीलिए कोशिश करिएगा कि आपको कोई करेक्शन ना करना पड़े। जी हाँ, कैटेगरी वाइज जिस हिसाब से एसएससी का पेमेंट लगता है उसी हिसाब से मैं आपको बात कर रहा हूं। मैंने जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपए का कैंडिडेट बोला है, और जिस हिसाब से हर एक कैटेगरी का फीस होता है वही होने वाला है। इस बार भी मैं उसके बारे में बात करूंगा। एक बहुत बड़ी बात यह है कि डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आप यहां एक चीज देख रहे होगे, ऑब्जर्व कर रहे होगे, यार कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, यानी कि इसका एसएससी का एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जून और जुलाई में होगा। एक एसएससी जेई आएगा, एक सीजीएल आता है,
CHSL आता है, MTS आता है, GD आता है, SSC रिलेटेड, वो सब अलग है, वो होगा। उसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा वैकेंसी है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सर क्या इसके बाद SSC JEE की वैकेंसी नहीं आएगी, क्या आएगी, वो आएगी, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा कुछ वैकेंसीज है जिनकी जरूरत, ठीक है ना, आप ये कह सकते हो तुरंत है, जिनकी नीड है, ठीक है ना, इसीलिए तुरंत निकाल दिया गया एक साथ ही सारे फॉर्म देकर, ठीक है ना। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जून और जुलाई 2023 में, ठीक है। अप्रैल में फॉर्म भर दिया जाएगा, आप मान लीजिए मई और देन जून और जुलाई दोनों में इसका टेंटेटिव है किसका एग्जाम होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो यानी कि आप देख रहे हो ना, बहुत फास्ट है कि मार्च के एंड तक आपका फॉर्म फिलअप हो गया, अप्रैल में आपका करेक्शन हो गया, अप्रैल और मई ये 2 मंथ रहेगा आपके पास, फिर जून और जुलाई में आपका पेपर होगा, ठीक है ना। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देन अगर मैं इसके आगे बात करना चाहूं कि अगर किसी भी कैंडिडेट ने ना कोई फॉर्म में गड़बड़ी की, यानी कि कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन डाला या कोई ऐसी चीज डाली, कोई ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाला जिसमें वो मीट नहीं करता है, फिर भी उसने इस फॉर्म को जरूर डाला, तो इससे क्या होगा कि उसका रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा आगे चल के, ठीक है ना। मतलब कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको और होना चाहिए, ठीक ना, जबरदस्ती का फॉर्म नहीं फिलअप करना है, ठीक है ना, वो कैंसिल कर दिया जाएगा, क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है ना। फॉर्म फिलअप करने के लिए एसएससी के रीजनल वेबसाइट पे जाना है, आपको रीजनल वेबसाइट पे जाना है एसएससी के, ठीक है ना, वेबसाइट ऑफ रीजनल ऑफिस ऑफ कमीशन, ठीक है ना, डिफरेंट वेबसाइट पे आपको जाना है। तो आपको मैं बता दूं, आप देख रहे होगे नॉर्थन रीजन में 3381 वैकेंसी है, ठीक है ना, नॉर्थन रीजन में इतनी वैकेंसी है, सेंट्रल रीजन में 217 वैकेंसी है, नॉर्थ वेस्ट रीजन में 160 वैकेंसी है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में 64 वैकेंसी है, ईस्टर्न रीजन में 385 वैकेंसी है, वेस्टर्न रीजन में 301 वैकेंसी है, साउथ रीजन में 455 वैकेंसी है। आप मध्य प्रदेश रीजन की बात करें तो दिस इज 28 वैकेंसी, और कर्नाटका एंड केरला रीजन दैट इज 378 वैकेंसी, ठीक है ना। द टोटल वैकेंसीज इज 5369। इसमें जो है ना 2 प्रकार की वैकेंसी आई है। आप लोग जो बोल रहे हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैं आपको बताता हूं 2 प्रकार की वैकेंसी है। एक है आपका मैट्रिकुलेशन और 10+2 लेवल, ठीक है ना, मतलब आपका एक 10th और 12th लेवल है, और एक है ग्रेजुएशन एंड एबव, ठीक है ना, उस तरीके से आपका वैकेंसी आया हुआ है। तो यहाँ जो है आपके लिए डिफरेंट टाइप के वैकेंसी, कोई एक सिंगल वैकेंसी नहीं है, उसमें कुछ जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई है, और सबसे अच्छी बात डिफरेंट ब्रांच के लिए मौका है ये, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, हर एक ब्रांच को मौका मिला है इसके अंदर, ठीक है ना। एक बात जरूर ध्यान रखना, इसका नोटिफिकेशन नंबर फेज 11 2023 का ये वैकेंसी है, ठीक है ना। अब वो जो भी हमारा एज रिलैक्सेशन एसएससी के अकॉर्डिंग होता है, SC ST OBC जो भी मिलता है वो सब कुछ सेम है, कोई भी उसमें चेंज नहीं है, तो उसके लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी डेट 27 मार्च या लास्ट डेट है, तो अगर आप जैसे EWS का सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो भाई, वो 27 से पहले आ जाना चाहिए, होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना, कोई भी अगर आप कर रहे हो तो। अगर इसके आगे अगर बात करें, ठीक ना, सीधे लेकर चलते हैं आपको। यस, ये सारी कंडीशन तो आपका वही है फॉर्म भरने वाला। एज लिमिट पे सीधे लेकर चलते हैं। एज लिमिट जो है ना, एज लिमिट एज ऑन 1 जनवरी 2023, यानी कि 1/1/2023 तक एज लिमिट लिया जाएगा, ठीक है ना। जिस फॉर्म में जिस तरीके का एज लिमिट होगा, जैसे मान लीजिए किसी में 30 एज लिमिट है कि 30 साल के बाद नहीं आ सकते, तो 30 साल जो है 1/1/2023 तक पूरा होना चाहिए। 27 साल है किसी में अगर मान लीजिए 27 ईयर, तो 1/1/2023 से पहले आपका ये नहीं होना चाहिए कि वहां तक 27 साल पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, डेट जो होगा 1/1/2023 तक देखा जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी में लिखा 18 से 27 साल तक की एज के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करेंगे, तो 27 ईयर मैक्सिमम। तो आपको चेक करना है कि आपका जो एज है वो 1/1/2023 तक क्या 27 से ज्यादा है कि कम है। अगर ज्यादा है तो आप नहीं भर सकते, कम है तो आप फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है ना।
ये जो आप एज लिमिट के बारे में आप बोलेंगे, ठीक है ना, उसका एक प्रूफ आपको लगाएगा, प्रूफ मांगा जाएगा, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। फॉर्म में आपसे एक प्रूफ मांगा जाएगा। प्रूफ जो होगा वो मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट होता है, या तो 10th का या तो 12th का आपका सर्टिफिकेट जो होता है, यही प्रूफ होता है, ठीक है ना, आपका एज का, ठीक है ना। तो ये आपसे वहां मांगा जाएगा, आपको डालना, अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना, कमीशन को। और ये जैसा कि आपको एज रिलैक्सेशन पहले मिलता था, वही एसएससी का सेम पैटर्न एज रिलैक्सेशन, कोई भी एक्स्ट्रा वो नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, ठीक है ना। तो एक बार ध्यान से सभी लोग इस पूरे चीज को ध्यान से देखना है, क्योंकि यार देखो बहुत क्रूशियल वैकेंसी है। कभी कभी आपको ऐसी वैकेंसी देखने को मिलती है एसएससी के हिसाब से, ठीक है ना, हर बार ऐसे वैकेंसीज नहीं देखने मिलती। एक बहुत ही अच्छी पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट इज 1/1/2023। चीज को भूलना नहीं। एंड पोसेशन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी 27 मार्च तक आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। एजुकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन सारी चीज देखी जाएगी, और 1/1 तक आपका एज देखा जाएगा। दिस इज द क्रूशियल डेट। ये दोनों डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एसेंशियल एज, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मीट होना चाहिए आपका, उसमें गलती नहीं होना चाहिए। अब देखोगे हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने इससे पहले कभी भी एसएससी का फॉर्म फिलअप किया होगा, तो आपने अपना एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाया होगा, यूनिक आईडी बनाया होगा, उसके अंदर एक पासवर्ड भी बनाया होगा। तो आपको क्या करना है, वो आईडी पासवर्ड लगाकर एसएससी का अपने रीजन में, जैसे मान लीजिए कोई नॉर्थ रीजन का है, तो एसएससी एनआर पर जाकर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दबा के आपको क्या करना है, अपना लॉगिन ओपन कर लेना है। अगर मान लीजिए आपने इससे पहले कोई भी एसएससी का फॉर्म भरा है, तो आपने जरूर एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाया होगा। इससे क्या होगा, जब आप उसको ओपन करोगे, ठीक है ना, तो उस पे एक डैशबोर्ड का सेक्शन आएगा। डैशबोर्ड पे जाओगे, वैकेंसी देखने को मिलेगी, वहां आपको फेज 11, यहां जो है आपको, ये मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, ये फेज की बात है। ये जो आपका वैकेंसी आया है ना, ठीक है ना, फेज जो है ना आपको देखने को मिल रहा होगा, फेज 11 में आपको ये वैकेंसीज देखने को मिल रही है, ठीक है। सो माय डियर, ये जो वैकेंसीज है ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन में आया है, ठीक है ना। तो आपको अपने रीजन पर जाकर, उस डैशबोर्ड में जाकर इस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। अगर मान लीजिए आपने आज से पहले कभी भी एसएससी का कोई फॉर्म नहीं भरा, अब आप भरने चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिक आईडी बनाना पड़ेगा अपना एसएससी के अपने अपने रीजन में, ठीक है ना। रीजन जो है यही है, नॉर्थ रीजन, सेंट्रल रीजन, ये इतने टाइप के रीजन है। अब सर रीजन कैसे सेलेक्ट करें, ये आपके ऊपर है। आप नॉर्थन रीजन में, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी आप भरना चाहते हो, फिलअप कर दो, ठीक है ना। आप जैसे मान लो साउथ में रहते हो तो साउथर्न रीजन, आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हो तो नॉर्थ ईस्ट, आप असम में मान लो रहते हो तो आप नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है ना। आप वेस्टर्न रीजन, ठीक है ना, एमपी में रहते हो एमपी रीजन। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के रीजन हैं, तो आप अपने रीजन से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसी हिसाब से आपका जो एग्जाम सेंटर होता है आपको मिलता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। जो नए स्टूडेंट हैं वो अपना आईडी बनाएंगे, ठीक है ना, एसएससी के अपने रीजन में जाकर, देन डैशबोर्ड पे जाएंगे और फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है ना। ये प्रोसीजर है। तो हाउ टू अप्लाई का यही प्रोसीजर है। 27 तारीख लास्ट डेट है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है फॉर्म फिलअप करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहां कुछ बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। सक्सेसफुल होने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट मस्ट टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर सबमिटिंग द सेम। अब देखो यहां लिखा हुआ है कि भैया सक्सेसफुल सबमिशन होने के बाद कि जो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिले, जो भी आपका फाइनल एप्लीकेशन, उसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिएगा। होता क्या है कि स्टूडेंट प्रिंट आउट नहीं निकालते हैं और पीडीएफ को लैपटॉप या मोबाइल में सेव कर लेते हैं और सोचते हैं उनके पास होगा। एग्जाम होता है 4-5-6 महीने बाद, फिर अभी तो प्री होगा जून जुलाई में, फिर मेंस होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो मान लो एक समय लग जाएगा कम से कम 8-10 महीने, 1 साल का। अब 1 साल के बाद याद नहीं रहता कि वो है कहाँ, इसीलिए कोशिश कीजिएगा उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने डॉक्यूमेंट फाइल में ही उसको रख ले, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अदरवाइज इसका जो है एसएससी का वैकेंसी, ये जो हमारा आया हुआ है एडवर्टाइजमेंट, इसका प्रिंट आउट, इसका पीडीएफ
और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ दोनों को अपने मेल आईडी, जो आपका मेन मेल आईडी, ऑफिशियल मेल आईडी है, उस पर आप लोग अपलोड कर दीजिएगा, एक ऐसे नाम से जो आपको 1 साल के बाद भी याद रहे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी बाद में, क्योंकि आपको ये लेकर बुलाया जाएगा, ठीक है ना, प्रिंट आउट आपको मंगाया जाएगा जब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। डिपार्टमेंट आफ्टर द कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, यहाँ देखो लिखा हुआ है, सबमिटेड द सेम along with the requested document duly self attested and when we called or by the commission user department after the conduct of computer based examination, ठीक है ना, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा उसको ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड करके। एप्लीकेशन फीस जैसा मैंने बोला 100 रुपए जिस तरीके से है वही है हमारा, आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। डेट अपना याद रखिएगा पेमेंट का 28 तारीख, चालान वालों के लिए 29 तारीख तक का वैलिड है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए बैंक का कोई ऐसा डेट आ जाता है कि भाई नहीं ओपन होगा बैंक, तो इसीलिए वो डेट दिया गया। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, मैंने जैसा बोला करेक्शन करने के लिए आपको 3 तारीख से 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक का डेट मिलेगा, जिसके अंदर करेक्शन अमाउंट जो है, देख लो, करेक्शन चार्ज जो है वो 200 रुपए, ठीक है ना। तो आप ऐसी गलती मत करना जिसमें 200 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़े। ये वीडियो हर एक उस स्टूडेंट के लिए है जिसने डिप्लोमा किया है, जिसने इंजीनियरिंग की है, जिसने 10th 12th किया है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए। थोड़ा ध्यान से देखोगे, ठीक ना। तो करेक्शन नहीं करना है भाई, गलती जबरदस्ती नहीं करनी। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन मैं आपको बताता हूं, आप जिस रीजन से फॉर्म फिलअप करेंगे उसी रीजन के आसपास आपको सेंटर मिलेगा। सर कैसे मिलेगा, देखिए। अब जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी रीजन सेलेक्ट कर लिया, एनीथिंग, ठीक ना। मान लीजिए आपने नॉर्थ रीजन सेलेक्ट कर दिया, ये रहा नॉर्थन रीजन। नॉर्थ रीजन क्या है, दिल्ली। अब नॉर्थ रीजन में आपको सेंटर जो है इसके आसपास मिलेगा, क्या, दिल्ली, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, उदयपुर, सीकर, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की। इन्हीं सारे में से कोई ना कोई एक सेंटर मिल जाएगा। अब सर मैं तो दिल्ली में रहता हूं और मैंने एनआर रीजन इसलिए भरा है ताकि मेरा पेपर दिल्ली में ही हो। अगर आपको ये चाहिए तो आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि आप जितना लेट करोगे उतना दूर सेंटर जाने का संभावना है, ठीक है। जिस तरीके से, क्योंकि पहले दिल्ली लिखा है, तो पहले जब बच्चे फॉर्म जो जल्दी भरेंगे वो दिल्ली के आसपास आएंगे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से एक एक करके सेंटर फिलअप किए जाते। तो अगर ये आपके ऊपर नहीं है कि आपको क्या करना है, आपको इसमें से जो भी है अपने हिसाब से जो भी है, भाई एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको लगता है ना कि आपने फॉर्म भर दिया कि दिल्ली, अजमेर और जयपुर में से एक जाना चाहिए, तो दिल्ली, अजमेर और जयपुर कोई 3 अगर मान लीजिए आपने चूज किया, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपने लेट में फॉर्म भरा है तो हो सकता है आपके हाथ से दिल्ली चला जाए, आपको अजमेर या जयपुर मिले। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म भर लीजिए, ठीक है ना, ताकि आप उस रीजन में, उस जोन में अपने घर के आसपास पेपर दे पाए, ठीक है ना। ये होता है सेंटर का खेल, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूं अपने रीजन के अबाउट, आप केयरफुल रहो, सारी चीजें जानो कि उसमें वैकेंसीज कैसे निकल रही है, सारी चीजें, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं, 2 पार्ट में पेपर होने वाला है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 इसको हम लोग प्रीलिम्स कहेंगे, पार्ट 1 एग्जाम कहेंगे, जिसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग 25 क्वेश्चन होंगे जो 50 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन होंगे जो 50 नंबर का होगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ठीक है ना, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर का। इंग्लिश लैंग्वेज जो बेसिक नॉलेज है 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। यानी कि आप देख रहे होगे 25 क्वेश्चन है 50 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन होंगे, ये प्रीलिम्स है, बेसिक क्वेश्चन होंगे, प्रीलिम्स है। तो 25-25 के 4 भाग यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे, 50 चौके 200, 25-25 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2 नंबर के। 1 घंटे का पेपर होगा, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग है, यस है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5, मतलब आधा मार्क्स नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने एक गलत किया तो हाफ मार्क्स नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स को बहुत ध्यान से समझना है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और इसके साथ साथ इंग्लिश। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का,
नेगेटिव मार्किंग 0.5। 1 घंटे का पेपर होगा आपके लिए, ठीक है ना। और अगर कोई जैसे कि जिसको स्क्राइब की जरूरत है उसके लिए 80 मिनट होता है, ये तो जनरल रूल है एसएससी का। अब मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अब सर पॉइंट ये है, ठीक है ना, इसका नॉर्मलाइज किया जाएगा, विल बी नॉर्मलाइज। तो सर नॉर्मलाइज किया जाएगा मार्क्स, बिल्कुल नॉर्मलाइज किया जाएगा, क्योंकि एक दिन में तो पेपर हो नहीं जाएगा, तो इसके लिए इस पूरी चीजों को नॉर्मलाइज किया जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइज करके आपका ये आपको एक मार्क्स मिलेगा। सर ये जो भी नॉर्मलाइजेशन है, तो सर कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना, क्या हमें हर किसी में अलग अलग कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, या मेरे को एक सिंगल कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा? जी हाँ, है ऐसा, मैं आपको बताता हूं। यहां जो है आपको पहली बात तो यहां आपको सिलेबस बाकायदे दिया हुआ है। अगर आप मैट्रिकुलेशन लेवल पे यानी कि 10th लेवल पे कोई फॉर्म भर रहे हो, तो उसके लिए जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, एप्टीट्यूड का सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस। अगर आप 10+2 का लिए फॉर्म भर रहे हो, हायर मतलब 12th लेवल पे फॉर्म भर रहे हो, जनरल इंटेलिजेंस लेवल, जनरल अवेयरनेस लेवल, क्वांटिटी एप्टीट्यूड लेवल और इंग्लिश लेवल, सारी चीजें। ग्रेजुएशन या एबव लेवल का अगर आप फॉर्म भर रहे हो, तो उसके लिए जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, एप्टीट्यूड का सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस। तो हर किसी के लिए वो सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है ना। ये चीज कैसे डाउनलोड होगा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है, आप लोग पास पहुंच जाएगा। अब देखो सबसे बड़ी बात, जैसे मैं अभी बोल रहा था आपको, यार कोई कट ऑफ है क्या सर कि जिसको क्वालिफाई करना ही करना है? बिल्कुल करना है, मैं आप ही बता देता हूं आपको, ठीक है ना। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए ये देखो, कैंडिडेट स्कोरिंग। अब किस तरीके से आपको मिनिमम कितने लाने हैं, जैसे अगर आप यूआर यानी कि जनरल कैंडिडेट हो, आपको 30% मिनिमम लाना ही लाना है, ठीक है ना। यानी कि 200 में से 60 नंबर लाना ही लाना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। 60 मार्क्स तो लाना ही लाना है, अब उसके ऊपर ही आपका सिलेक्शन माना जाएगा, ठीक है ना। मिनिमम इतना लाना है, ठीक है ना। देखो, कट ऑफ मार्क्स एज गिवन बिलो विल नॉट कंसीडर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। 200 में से 60 नंबर आपको बनाने हैं। जिस स्टूडेंट का इससे कम नंबर आया वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा नेक्स्ट स्टेज के लिए। जिसका इतने के ऊपर आया या इतना आया उसका क्वालिफिकेशन होगा, वो अगले स्टेज में पहुंचेगा, ठीक है ना। तो लेस देन कट ऑफ मार्क्स एज गिवन बिलो इज नॉट कंसीडर द नेक्स्ट स्टेज। तो जनरल कैंडिडेट का 30% यानी कि 200 में से 60 नंबर, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 200 में से 50 नंबर, और अदर कैटेगरी जो आपके बाकी के बचते हैं उनको चाहिए 40 नंबर 200 में से। तो इतने आपको कम से कम लाने ही लाने हैं, ठीक है ना। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसी पर्टिकुलर कैटेगरी कैंडिडेट विल शॉर्टलिस्टेड द नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी बेस्ड ऑफ द स्कोर और द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है ना। इतना तो कम से कम लाना है। अब सर अगर मान लीजिए ऐसा 10 लाख लोगों ने इतने फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कर लिया, तो 10 लाख बच्चे ऐसे थोड़ी नहीं ले लेंगे। उसके बाद क्या होगा, वैकेंसी के अनुसार उनको जितने के मल्टीपल में बच्चे चाहिए होंगे उतने वो उठाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, मिनिमम इतना % आपको नंबर लाना ही लाना अगले स्टेज में जाने के लिए, ठीक है ना। अब उसके लिए उन्होंने रेशियो दिया हुआ है, जैसे कि 1/30 फॉर एनी कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी के लिए 1/30, और 1/15 फॉर पोस्ट ऑफ मिनिमम 150 पोस्ट है उसके लिए 1/15 है, और 5 वैकेंसीज ऐसी हैं जिनके लिए 1/30 का रखा गया, मतलब 30 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो आप 30 गुना कर लो तो 1.5 लाख बच्चे हो गए, 5,000 का आई थिंक 15,000, 1.5 लाख हो जाएगा, हाँ ठीक है ना, अप्रॉक्स 1.5 लाख के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे। कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज, ठीक है ना, जो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे अपने रीजन में तो उनको एक और एग्जाम देना पड़ेगा, जिसके बाद वो मेंस होगा, उसके बाद उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। और उसके बाद जब आपको मेंस एग्जाम दे लोगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। देख लो, नेक्स्ट स्टेज ऑफ द स्क्रूटनी रिक्वायर्ड टू सबमिट द सेल्फ स्टेटस कॉपी ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। जो आपका जो नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट स्टेज है, उसके अंदर आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वगैरह लेकर जाना होगा। शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी,
ठीक ना। जब आपका प्री का जो पहला एग्जाम ये हो जा रहा है, इसके बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कैटेगरी, ये सब कुछ आपको ऑनलाइन मोड में अपलोड करना है फॉर रेस्पेक्टिव रीजन, ठीक है ना। रीजन के बाद आपको अपलोड करना होगा पहले एग्जाम के जस्ट बाद, अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो, ठीक ना। उसके बाद डॉक्यूमेंट का स्क्रूटनी होगा, आपको चेक किया जाएगा और उसमें से स्किल जो आपको बुलाया जाएगा, मतलब उसमें से कुछ स्टूडेंट को छांटा जाएगा, ठीक है ना। आप जैसे 1.5 लाख लोगों को ले लिया, अब 1.5 लाख में से कुछ लोगों को वहां से डॉक्यूमेंट के हिसाब से बुलाया जाएगा। किसी का डॉक्यूमेंट गड़बड़ है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट निकलेंगे। उसके बाद स्किल टेस्ट, वेयर द प्रिस्क्राइब फॉर एनी कैटेगरी ऑफ द पोस्ट कंडक्टेड फॉर अमंग द कैंडिडेट हुज कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट आर रिसीव्ड इन द फाउंड ऑफ ऑर्डर ऑफ स्क्रूटनी स्टेज फॉर रीजनल कमीशन, ठीक ना। उसका स्किल टेस्ट होगा, ठीक ना, स्किल लेवल टेस्ट होगा, ठीक ना। मेंस जो हम बार बार बोल रहे हैं ना, आपको प्री हुआ, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराया जाएगा, चेक किया जाएगा, फिर स्किल टेस्ट होगा आपका। All qualified candidate found clear to the scrutiny stage of the particular category of the post will be called for document verification। जब ये सब कुछ हो गया तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा बाय द यूजर डिपार्टमेंट, अलग अलग कैटेगरीज में, ठीक है ना। देन इसके आगे आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आपका ये पूरा वैकेंसी का खेल है, जो मैंने स्टेप्स आपको बताए। एक एग्जाम हो रहा है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करवाया जा रहा है ड्यूली अटेस्टेड, उसके बाद आपको बुला के स्किल टेस्ट हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, ये सारी चीजें, ये प्रोसेस चलेगा। इसके लिए आप अपडेट रह सकते हैं अपने रीजनल वेबसाइट पे, इसीलिए आपको बोला जा रहा है बार बार कि अपने रीजनल वेबसाइट पे आप जिस भी वेबसाइट, जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो मैं एनआर वेबसाइट की बात कर रहा हूँ कि मैं एनआर वेबसाइट में, मेरा रीजन है इस समय, तो मैं एनआर वेबसाइट पे आपको बार बार मैं उस लिंक पे जा जाके चेक करता रहूंगा कोई नया नोटिफिकेशन तो नहीं आया ना, तो इसीलिए वो सारी बातें हो रही हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ आपको इस जो आपका ये आया है आपका एडवर्टाइजमेंट, इसमें आपको बीच में फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसके बारे में सारा प्रोसीजर बताया गया है, ठीक है। अगर आपको फॉर्म नहीं फिलअप करना आता है तो वो फॉर्म फिलअप करने का पूरा प्रोसीजर यहाँ बताया गया, समझाया गया माय डियर। और एट द एंड, सबसे लास्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस जगह कितनी वैकेंसी आई है, ठीक है ना, मैं आपको ये चीज दिखाता हूं, ये देखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस जगह कितनी वैकेंसी आई है, वैकेंसीज किस हिसाब से है, ठीक है ना, आपको किस हिसाब से वैकेंसीज मिलेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बात करना चाहूँ तो मेरे स्टूडेंट्स जो इस समय आप जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, बहुत सारे आपको मतलब कई सारी चीजें हैं जिसमें हम लोग वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है यस 107 नंबर, 107 नंबर, आप देख रहे होगे जूनियर इंजीनियर, यहां देखो, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, ये देखो 107 नंबर, अब देखो ध्यान से, 107 नंबर यहाँ है जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस, और इसी तरह ये है एनआर 18423, और ऐसे ही एनआर रीजन, ये नॉर्थर्न रीजन में, ठीक है ना। जूनियर इंजीनियर की यहाँ भी है, जूनियर इंजीनियर यहाँ भी है, जूनियर इंजीनियर यहाँ भी है। वैकेंसीज जूनियर इंजीनियर की बहुत सारी है, आप देख सकते हो, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स जूनियर इंजीनियर है, मेटलर्जिकल है, मेटल है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसीज आई हुई है जूनियर इंजीनियर की। ऐसे ही आप यहाँ देख लो, यहाँ भी जूनियर इंजीनियर आया हुआ है, राडार सिस्टम, कॉम्बैट व्हीकल, जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर होता है उसके लिए, क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल के जूनियर इंजीनियर पे वैकेंसीज बहुत सारी आई हुई है, ठीक है ना। ये डिपार्टमेंट अलग अलग, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, ठीक है ना, आपको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो ये वाला जो क्वालिटी एश्योरेंस वाला, ये डिफेंस डिपार्टमेंट का है। इसी तरीके से आप चलो तो 215 पे चले जाना। इसके बाद बीच में और भी बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे मैं आपको एक वैकेंसी और दिखाता हूँ, 70 नंबर पे एक वैकेंसी था आपके लिए, ये 70 नहीं सॉरी, ये ड्राफ्टमैन की वैकेंसी बहुत सारे स्टूडेंट फिलअप करते हैं, ठीक है ना। ड्राफ्टमैन की वैकेंसी बहुत सारे स्टूडेंट फिलअप करते हैं, तो आप यहाँ ये चीज़ देख सकते हो यार, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, सिविल वालों के लिए।
तो यहाँ भी वैकेंसीज आई हुई है, ठीक ना। आप एज जो है ना, आप एज देख सकते हो, मैं आपको एज भी दिखा देता हूँ। आप जनरली एज देखोगे ना तो 18 से 25 है, लेवल 4 की वैकेंसी है। इसके अंदर आप देखो मैट्रिकुलेशन लेवल पे मांगा है, ठीक है ना। इसमें कितनी वैकेंसी है, सारी चीजें आपको एकदम क्लियरिटी के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है ना। जूनियर इंजीनियर के लिए एक बार मैं आपको बता दूं, जूनियर इंजीनियर के लिए देखो 30 साल तक की वैकेंसी, 18 से 30 साल तक की है, लेवल 6 की है, 12th के ऊपर की, मतलब जिसका मिनिमम 12th हो, ठीक है ना। तो ये है डिप्लोमा जिसका होता है वो भी उसी में काउंट होता है। तो उसके बाद वैकेंसीज का डाटा पूरा लिखा हुआ है, ठीक है ना। वैकेंसीज यहाँ लिखी हुई है, कितनी कितनी वैकेंसीज है, किस हिसाब से सारी वैकेंसीज, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करना चाहूँ, आप इसके बाद चले जाओ सीधे 215, ठीक है ना। हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग वैकेंसी। अब जैसे कोई कहेगा मैं सर बीटेक हूँ, तो क्या मेरे लिए है क्या वैकेंसी, ठीक है ना। बिल्कुल है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो। या सर मैं केमिकल से डिप्लोमा हूँ, तो क्या मेरे लिए है, बिल्कुल है। देखो आप केमिकल से हो, जूनियर इंजीनियर है, आपके लिए वैकेंसी है नॉर्थन रीजन में, ठीक है ना। आप ये देख सकते हो कि यार किस तरीके से ये वैकेंसीज हर एक डिपार्टमेंट के लिए उठा के निकाला गया। जैसे चार्जमैन भी एज लाइक आपका जूनियर इंजीनियर का ही सेम टू सेम पोस्ट होता है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के लिए है, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस के लिए देख रहे होगे, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट के लिए कैटेगरीज वाइज। अच्छा यहाँ एक और है अप्रॉक्स, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कंप्यूटर साइंस के लिए है। जब आप इस कोड पे जाओगे ना, तो कोड पे आपको और डिटेल में पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस दे सकता है, किस कैटेगरी दे सकता है। बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है। तो आप लोग क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म तो जल्दी से जल्दी फिलअप कर लेना है, ठीक है ना। इसको छोड़ना नहीं है, एकदम ध्यान से। जैसे देखो फिर आ गया, बीच बीच में बैठा हुआ है भाई, वैकेंसी एकदम बैठी हुई है बीच बीच में। तो आपको एकदम ध्यान से ये देखना है। जैसे ये देखो 233 पे, जो तो 233 में नॉर्दर्न रीजन में जूनियर इंजीनियर क्वालिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये सिविल वालों के लिए वैकेंसी है। ये आई किस में है, एक बार चेक करते हैं जरा। सर ये आया है MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया है सर। 18 से 25 साल तक के लेवल 6 का वैकेंसी है। 59 जनरल के लिए। टोटल देखो, टोटल कितनी वैकेंसी है, 391 वैकेंसी। MES में 391 वैकेंसी दे रखा है नॉर्थन रीजन में। तो आप यहां से भी देख सकते हो, जिसमें जनरल के लिए 59 है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज वाइज। तो यहाँ ऊपर में कैटेगरीज मेंशन है, ठीक है ना। कैटेगरीज के हिसाब से ये सारी वैकेंसीज दी गई है, ठीक है ना। तो कोशिश ये करिएगा, ये टोटल वैकेंसीज जब आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है ना, तो आपको ये दिखाई देगा ये टोटल वैकेंसी, हर एक तरीके की वैकेंसी है इसमें, ठीक है। तो ये टोटल वैकेंसीज जो है आपको 5369 वैकेंसी आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये जो SSC का ये वैकेंसी आया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में आया हुआ है। तो गाइज कोशिश करिएगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। 100 रुपीज़ का फॉर्म है। चार चीज़ों के बारे में पढ़ना है, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, आपके इसके साथ साथ आपको GS पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस करना है, और इसके साथ साथ इंग्लिश करना है। ये 4 चीज़ें हैं। 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का फॉर्म। SSC में उसी प्रकार से भरा जाता है जैसे भरा जाएगा, पूरा सेम टू सेम है। 1/30 के रेशियो में लिया जाएगा स्टूडेंट्स को, और जितनी जल्दी से जल्दी भरेंगे आप अपने मनपसंद का सेंटर भी पाएंगे, ठीक है ना। जून जुलाई में टेंटेटिव है कि इसका एग्जाम भी हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट माय डियर। अगर सेशन अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन पूरा डिटेल एनालिसिस दिया मैंने, तो एक बार सेशन को शेयर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो इस समय अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अभी आप अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो मेरा कोड आलोक लाइव लगाकर आप अभी 20% का SSC कैटेगरी में फ्लैट डिस्काउंट पा सकते हो। इसके साथ ही साथ अगर मैं यहाँ बात करना चाहूँ कि अगर आप गेट कैटेगरी में हो तो आपको वहाँ 27% तक की सेविंग आपको मिलती है। तो अगर आप अनअकैडमी पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो अनअकैडमी पे आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको मेरा कोड लगाना है आलोक लाइव। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो आलोक लाइव, ध्यान रखोगे आप मेरा कोड आलोक लाइव इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यार प्राइस हाइक होने वाला है, फीस बढ़ने वाला है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए।
गेट ESC कैटेगरी में है तो अभी 27% तक का ऑफर चल रहा है, लेकिन आलोक लाइव कोड लगाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। अगर आप SSC कैटेगरी में हो तो फ्लैट 20% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप मेरा कोड आलोक लाइव लगाकर इस वैकेंसी का फायदा उठा सकते हो, ठीक है ना। याद रखिएगा, दिस इज द डिस्काउंट कोड ALOKLIVE। आलोक लाइव एक डिस्काउंट कोड है, आप इसके माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं। सो वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम, आपको कोई भी डाउट रहा हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो फॉर्म भरने में, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है। कोई भी दिक्कत हो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, इतना हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।